और दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था संबंधित परीक्षावाड़ी की बुक की समरी का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित समरी सुनने के बाद परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करती है। भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन काल में ही पड़ चुकी थी, परंतु इसके क्रमिक विकास की गति इस काल में बहुत मंद थी। भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और नंबर सेकंड, ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही, और जब उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में लिया तब भी उसने भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून बनाए। उन सभी आदेश पत्रों और कानूनों को हम भारत के संवैधानिक विकास में सम्मिलित करते हैं। नंबर फर्स्ट, 1600 ईस्वी का राजलेख। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया। इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया जिसके शिखर पर गवर्नर एवं उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इसे गवर्नर और इसकी परिषद की संज्ञा दिया गया। बाद में इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निर्देशक मंडल नाम से अभिहित किया गया। नेक्स्ट, 1726 का राजलेख। इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निर्देशक मंडल में नहीं थी। नेक्स्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट संज्ञा दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। कंपनी की गतिविधि के दो मुख्य केंद्र थे, नंबर फर्स्ट इंग्लैंड, नंबर सेकंड भारत। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं थीं, नंबर फर्स्ट निर्देशक मंडल, नंबर सेकंड सत्ताधारी मंडल। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार की अंग थीं। पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इसमें 24 निर्देशक होते थे। इनका चुनाव प्रतिवर्ष सत्ताधारी मंडल द्वारा किया जाता था। निर्देशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। चलिए अब परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं कि इनमें से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। नंबर सेकंड, महारानी एलिज़ाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया? लॉर्ड मेयर।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? सूरत से। अग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? तो सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब इस एक्ट के तहत निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष का कर दिया गया। साथ ही यह उपबंधित किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कुल सदस्य संख्या 24 के 1/4 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। पुनश्च कंपनी के निर्देशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक हो। ज्ञातव्य है कि इस एक्ट के पहले कंपनी के निर्देशक मंडल का चुनाव कंपनी के 500 पाउंड के अंशधारी द्वारा होता था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंस के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात बंगाल, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों का गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया और निर्णय में बहुत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कार्यकारी परिषद के अन्य 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्ले वारिंग्स, मॉनसन एवं बरवेल। अधिनियम के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजाह इम्फे को मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील पीबी काउंसिल में होती थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इसे संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिशियल एक्ट 1781 की भी संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला, रेगुलिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और विधियों के समापादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया।
गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद अब जो नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। पुनः 5,000 पाउंड या अधिक मूल्य के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानूनों को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर दिया। इसका उद्देश्य सरकार को सुदृढ़ बनाना था। इसने राजस्व की समस्या का भी समाधान किया एवं राजस्व मंडलों की स्थापना की। साथ ही भारत में कानून बनाने और उनके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर भी बल दिया गया। अब देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 संसदीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे? तो नंबर फर्स्ट फिलिप फ्रांसिस क्लेविंग मॉनसन एवं बरवेल। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड के स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? 4 सदस्य थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हेम्फे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गईं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? इल्बर्ट ने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद पिट्स का इंडिया अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं यथा इस एक्ट के माध्यम से कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निर्देशक के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधित के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 संसदीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर एवं राज्य सचिव तथा 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन यथा सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व एवं देशी रियायतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई।
प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अब देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा।